बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा यूनिट 9, 10, 11 और 12 से रिलेटेड है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर से। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लेक्चर फॉर सेकेंड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. The code for this course is ENG112. So let's start. सबसे पहला यूनिट आज का हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हमने पिछले 3 यूनिट्स में भी टेंसेस डिस्कस किए थे। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। So I hope that your book is open in front of you and I will be reading from your book side by side क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी की वजह से सब एग्जाम्पल्स देना मुश्किल है। So let's first focus on the introduction. यहाँ पर दो ख़वातीन बैठी हैं, they are talking about something. So I am going to first read out their conversation. I had a wonderful dream last night. So one of them is telling the other person that one woman was dreaming about something. तो वो कह रही है कि मुझे पिछली रात एक बहुत अच्छा ख्वाब आया. I was sitting in a park. The sun was shining and the birds were singing. Children were playing and laughing. It was very peaceful. I didn't want to wake up. अब यहाँ पर जो भी उसने बताया, उसने गुजरे हुए वक्त के बारे में बताया और उस गुजरे हुए वक्त के अंदर जो वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही थी कॉन्टिन्यूटी के साथ, उसने उसके बारे में बताया. So past continuous means that at a time in the past we were in the middle of an action. Normally past continuous में आप कोई चीज़ तब बयान करते हैं जब आप ये चाह रहे होते हैं कि जिससे आप ये सारी चीज़ बयान कर रहे हैं वो भी आपके साथ उस सारी चीज़ को फील करे और उसको भी महसूस हो कि वो इन तमाम चीज़ों से आप कैसे गुजरे थे. नॉर्मली हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उन सिचुएशंस में भी यूज़ करते हैं जब हम बिल्कुल एग्जैक्टली सिचुएशन वैसी ही प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं जैसी हमने एक्सपीरियंस की होती है. अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का सबसे पहले मैं यूज़ डिस्कस करूंगी, फिर हम उसकी फॉर्म की तरफ आएंगे. इस स्लाइड के बॉटम पे देखें यूज़. वी यूज़ द कॉन्टिन्यूस विद एक्शंस. वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ इट विद स्टेट वर्ब्स. फॉर स्टेट वी यूज़ द पास्ट सिंपल टेंस. नॉर्मली जब हमने किसी एक्शन के बारे में बताना होता है तो फिर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. लेकिन जब हमने स्टेट वर्ब, नाउ व्हाट इज़ अ स्टेट वर्ब? अगर आप अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा सर्च करें तो स्टेट वर्ब्स आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं. सिंपल वर्ड्स में स्टेट वर्ब्स जो हैं, जो कि यूनिट 7 में दिए हुए हैं, सिंपल वर्ड्स में स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि किसी कंडीशन को, किसी स्टेट को, किसी हालत को बयान करते हों. फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हैं, अल्लाह ना करे, तो आप कई बार कहते हैं कि आई एम इल. तो ये एक स्टेट है, एक कंडीशन है, एक हालत है. लेकिन अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, ईटिंग, तो ये एक फिजिकल एक्शन है. लेकिन जो एक चीज़ आप किसी कंडीशन में है, किसी चीज़ को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, किसी हालत से गुजर रहे हैं, तो फिर वो स्टेट वर्ब होगा. तो नॉर्मली किसी हालत को एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करते. हम सिर्फ जो एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि हम स्टोरीज लिख रहे होते हैं. स्टोरीज के अंदर अगर आप कोई हॉरर स्टोरी पढ़ रहे हो तो अक्सर आपने नोट किया होगा, हॉरर स्टोरी है या मिस्ट्री है या फिर कई बार कोई इवेंट है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर औकात राइटर्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नॉर्मली इसीलिए राइटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि पढ़ने वाले को बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस फील हो, पढ़ने वाला ऐसे समझे कि वो भी राइटर के साथ वही सब चीज़ें फील कर रहा है. एक रियलिस्टिक टच देने के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर स्टोरीज लिखी जाती हैं. रियलिस्टिक टच क्यों होता है? क्योंकि जब कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मूवी देख रहे होते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक अ मूवी. वो राइटर आपके जहन में वो मूवी क्रिएट करना चाह रहा होता है, इसलिए वो स्टोरीज के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करता है. फॉर स्टेट वी यूज द पास्ट सिंपल टेंस. सो अगर आपने हालत बयान करनी है, फीलिंग्स बयान करनी है, इमोशंस बयान करनी है गुजरे हुए कल में, तो अब फिर आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे. या फिर आप करंटली कुछ अगर फील कर रहे हैं, किसी हालत में हैं, तो फिर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे. लेकिन आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्शंस के मामले में यूज नहीं कर सकते. इट वॉज रेनिंग.
अब ये एक फिजिकल एक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है, मौसम के अंदर ये चीज़ हो रही है, बारिश हो रही थी। वी वर रिपेयरिंग हिज कार, ये भी एक एक्शन है जो कि कुछ लोग मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं। आई डिडंट नो वेयर यू वर, अब यहाँ पर आप देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, आई डिड नॉट नो वेयर यू वर, क्योंकि वो वर यानी कि वो उसकी बीइंग, उसकी फिजिकल जो बॉडी है वो कहीं पर मौजूद थी, उसकी मौजूदगी एक हालत है जो कि किसी खास जगह पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूस की बजाय। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो was या were होते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर जैसा कि हर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर होता है ing ऐड होता है। सो आई ही शी इट के साथ was आएगा, और एज यूजुअल रूल वही होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले के साथ ing आ जाएगा। नॉट अगर बनाना है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप नॉट जो है was के बाद ऐड करेंगे, आई ही शी इट was नॉट प्लेइंग। उसके बाद सेकंड ग्रुप है यू वी दे का, यू हो या वी हो या दे हो, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर यूज होता है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing यूज होगा। नॉट लगाना है तो वही सेंटेंस स्ट्रक्चर यू वी दे वर नॉट प्लेइंग। उसके बाद अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है was I he she it playing, और उसी तरह रूल है were you we they playing। सो आई होप ये काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। टेंसेस के बारे में जो मेन बात याद रखने वाली है वो यही है कि आपने उनको कहाँ यूज़ करना है। आपको ये अगर आप लेक्चर ले रहे हैं और आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें। अगर आपको एग्जाम्स में जैसे स्टेटमेंट्स आती हैं और आपने वहाँ पर डिफरेंट टेंसेस यूज़ करने हैं तो स्टेटमेंट को एनालाइज करें कि वो किस सिचुएशन से रिलेटेड है। क्या वो यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बता रही है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, रूटीन के बारे में बता रही है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, अगर किसी हालत के बारे में बयान कर रही है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, गुजरी हुई हालत के बारे में बता रही है तो पास्ट सिंपल टेंस होगा, गुजरा हुआ कोई एक्शन कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म हो रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, कोई एक्शन रिसेंट टाइम में हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। सो यू हैव टू लर्न टू एनालाइज अ सेंटेंस and you have to learn to analyze that what kind of situation that specific statement belongs to. So exercise के अंदर ये जज करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इस तरीके से एक्टिविटीज़ एग्जाम में आती हैं तो आप सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि कौन सा टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज़ होगा। किसी भी टेंस की ग्रामेटिकल फॉर्म और सेंटेंस फॉर्म को याद रखना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल जब आप टेंसेस तब सीखते हैं जब आप सिचुएशन को जज कर जाएं कि सिचुएशन क्या है और मुझे कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करना है। यूनिट 11 की तरफ चलते हैं। यूनिट 11 डिस्कस कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये दो यूनिट्स पे डिवाइडेड है, यूनिट 11 और यूनिट 12। प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इफ़ यू लुक एट योर बुक देयर इज़ अ प्लेन, द डोर इज़ ओपन, और उसकी स्टेयर्स भी हैं साथ, और एक बंदा वॉकी टॉकी के ऊपर जो है वो कुछ बोल रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और वो क्या कह रहा है, द एयरक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, दे हैव ओपन्ड द डोर्स। अब यहाँ पर हैज़ लैंडेड और हैव ओपन को उन्होंने बोल्ड किया हुआ है। सो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया जा रहा है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स अस अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल द एयरक्राफ्ट हैज़ लैंडेड। इस इंट्रोडक्शन के साथ सबसे नीचे आ जाएं यूज की तरफ। Things happening in the past but having a result in the present. Present perfect का रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट से जाकर मिलता है। कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आकर मिला हो। अब अगर एयरक्राफ्ट किसी जगह से टेक ऑफ किया है तो जाहिर सी बात है वो चंद घंटे पहले टेक ऑफ किसी जगह से किया होगा और वो लैंड चंद घंटे बाद किया है। चंद घंटे, हर गुजरता मिनट पास्ट में तब्दील होता चला जा रहा है। तो अगर चंद घंटे पहले की बात हो रही है इसका मतलब वो पास्ट के गुजरे हुए घंटों के बारे में बात हो रही है। तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आकर आया और वो क्या है कि एयरक्राफ्ट लैंड कर गया।
दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ यूज होता है जहाँ पर एक्शन कंप्लीशन की तरफ इशारा हो। जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है, जब कोई एक्शन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है और वो प्रेजेंट में आकर खत्म होता है, तो फिर वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यू हैव वॉश्ड द डिशेज, यू हैव वॉश्ड द डिशेज, दे आर क्लीन नाउ। आपकी बुक में ब्रैकेट्स में लिखा है दे आर क्लीन नाउ। इसका मतलब क्या है कि डिशेस का काम उसने कंप्लीट कर लिया है। We have eaten all the eggs. We have eaten all the eggs का मतलब क्या है कि कोई भी और अंडे बाकी नहीं बचे हैं। There aren't any left. इसका मतलब कि eggs के भी खाने का एक काम जो है ये मुकम्मल हो चुका है। फॉर्म की तरफ आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो फॉर्म है वो क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज होता है और साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको वर्ब्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स हैं तो उसमें ईडी लगेगा, इरेगुलर वर्ब्स हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सबसे पहले फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। आई यू वी दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैव आता है। रेगुलर वर्ब है तो ऑब्वियसली उसके साथ ईडी आएगा, इरेगुलर है थर्ड फॉर्म आएगी। आई यू वी दे हैव वॉश्ड, अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है कि आपने उसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो कैसे लिखनी है। ही शी इट नेम हैज वॉश्ड, सो ही शी इट नेम के साथ हैज आएगा और ही शी इट नेम एज। अब यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें कि कैसे लिखी हुई है। आपने अगर शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। Irregular form. Some verbs are irregular. For example, some participles. Participles यहाँ पर मतलब वही है कि कुछ verbs जो हैं वो irregular होते हैं। I've made a shopping list. अब यहाँ पर made आपको पता है past participle form है किसकी? make की। make, made and made. We have sold our car. sold का first form है sell, sold and sold. उसके बाद I've thought about it a lot. think, thought and thought. तो यहाँ पर आप देखें ये सब irregular verbs हैं, तो इस वजह से यहाँ पर verb की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। आपके बुक में एक स्टेटमेंट दी हुई है देयर इज अ प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ बी एंड ऑफ हैव। अब आप कहेंगे बी और हैव का प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसका क्या मतलब है? मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि बी जो है वो बेसिक फॉर्म है हर हेल्पिंग वर्ब की। तो अब इसका अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा यानी कि अगर इसकी थर्ड फॉर्म होगी तो वो बिन होगी, BEEN। और हैव की जो परफेक्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म है वो हैड होगा। The weather has been awful. The weather has been awful. अब ये वेदर की एक कंडीशन है, वेदर की एक हालत है, स्टेट है, इस वजह से हैज तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब आ गया, लेकिन वेदर की स्टेट को बयान करने के लिए हमने बी की थर्ड फॉर्म बिन यहाँ पर यूज कर ली। तो वेदर जो है ऑब्वियसली वो कोई खुद से एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वेदर की हालत को हमने बयान करना है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए वेदर सिंगुलर होता है हमेशा, इसका कोई प्लूरल नहीं होता, इसलिए उसके साथ हैज यूज हुआ। और बिन जो है वो वेदर की स्टेट को बयान करने के लिए है कि क्या है, ऑफुल है। आई हैव हैड अ लवली टाइम, थैंक यू। अब यहाँ पर आपकी बुक में जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है आई हैव हैड, यहाँ पर ये जो हैड है ये पास्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप ध्यान करें तो आई हैव का मतलब आई हैव, यानी कि पहला हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को फॉलो करते हुए हैज या हैव में से है। और आपको पता होना चाहिए कि आई यू वी दे के साथ हमेशा हैव आता है। अब जब हैव आया तो फिर हैड यहाँ क्यों है? हैड जो है वो सेंस ऑफ पोजेशन या एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, आई हैव हैड। और परफेक्ट के रूल के हिसाब से आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है मेन वर्ब की। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो हैड है, इस वजह से ये हैड आया, यानी कि हैव की थर्ड फॉर्म हैड है। आई हैव हैड अ लवली टाइम, थैंक यू। ये भी एक तरह से एक स्टेट है, एक कंडीशन है, उसकी पोजेशन में है, उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, जिसने लवली टाइम जो है वो एंजॉय किया है, इस वजह से हमने यहाँ पर हैड यूज किया है।
अब हम बात करते हैं यूनिट 12 की, जिसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के मजीद कुछ और एलिमेंट्स डिस्कस किए गए हैं। जस्ट लुक एट द पिक्चर ऑन योर बुक। यहाँ पर दो खवातीन हैं, वो बात कर रही हैं। विकी सीज रेचल आउटसाइड द कॉन्सर्ट हॉल। I've just heard about the concert. Have you bought a ticket yet? We're too late. They've already sold all the tickets. अब यहाँ पर आप इनकी कॉन्वर्सेशन नोट करें। I've just heard, अभी अभी सुना है। Have you bought a ticket yet? अभी तक तुमने टिकट खरीदा है। We are too late. They have already sold. पहले से हो चुका है। अब उर्दू में बताने के बाद लेट्स जस्ट एनालाइज कि आपकी बुक के अंदर इन सब के मीनिंग्स क्या दिए हुए हैं। So we can use the present perfect with just, already and yet. Sometimes आपको एक्शंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ता है कि एक्शन किस नौयत का है, थोड़ी देर पहले हुआ है, पहले से हो चुका है या अभी होना बाकी है। So just means a short time ago. just का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी देर पहले ही हुई हो, और ये यूज इसका कहाँ होता है, इट कम्स बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आता है। वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम आवर हॉलीडे। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो वी हैव के बाद जस्ट आया है और फिर मेन वर्ब कम आया है। कम, केम एंड कम। सो उस रूल के हिसाब से जो पास्ट पार्टिसिपल है उससे पहले जस्ट आ गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद और मेन वर्ब से फौरन पहले, उन दोनों के बीच में आता है। ये जस्ट की जगह है, और जस्ट का मतलब क्या है कि थोड़ी देर पहले ही, यानी कि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, बहुत रीसेंट पास्ट में, मे बी अ फ्यू मोमेंट्स अगो, अ फ्यू मिनट्स अगो कोई एक्शन हुआ है। ऑलरेडी, सूनर दैन एक्सपेक्टेड, कोई काम जो है जो आपको किसी खास वक्त पर होने की एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से पहले ही वो काम हो जाए। सो इसकी भी जगह वही होती है जो जस्ट की होती है, कम्स बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी गॉन होम। मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी गॉन। अब गॉन यहाँ पर मेन वर्ब है और हैव हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी आ रहा है। सो जस्ट और ऑलरेडी के लिए रूल सेम है कि सेंटेंस में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी कि उन दोनों के दरमियान होते हैं। येट के मामले में थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। येट का मतलब क्या है, एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, कोई चीज़ जो कि आप होने का इंतज़ार कर रहे हों और उसके बारे में सवाल करें। सो इसका यूज़ क्या है, इट कम्स एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अब अगर आप किसी चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो अभी तक नहीं हुई है, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है किसी गोल को मीट करने की, कोई एक्शन होने की, और तब तक वो चीज़ अगर ना हुई हो तो फिर आप येट यूज़ करते हैं। हैज़ योर कोर्स स्टार्टेड येट, क्या तुम्हारा कोर्स अभी तक शुरू हुआ है। It's 11 o'clock and you haven't finished breakfast yet. 11 बज चुके हैं और तुमने अभी तक अपना नाश्ता ख़त्म नहीं किया है। So yet की यहाँ प्लेसमेंट देखें कि सबसे एंड पर आता है, क्वेश्चन हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो उसके सबसे एंड पर आता है। अब बात करते हैं फॉर एंड सिंस की। फॉर एंड सिंस प्रेजेंट परफेक्ट के बहुत पुराने साथी हैं, होपफुली आप स्कूल लेवल पर भी ये पढ़ते रहे होंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। नॉर्मली इनका यूजेज है, फॉर और सिंस आपस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। सो वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद फॉर एंड सिंस। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। Vicky has only had that camera for 3 days. Those people have been at the hotel since Friday. यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन असल बात क्या है कि आपने ये याद रखना है कि फॉर, सिंस और साथ हाउ लॉन्ग जो है इनका इस्तेमाल कैसे होता है। एक सिंपल सी बात है कि कोई पीरियड जिसकी आप गिनती कर सकें, कोई भी पीरियड जिसकी आप गिनती कर सकें उसके लिए आप फॉर यूज़ करते हैं, और जब जिसकी गिनती ना कर सकें लेकिन आपको एग्जैक्ट उसका टाइम पता हो तो उसके साथ आप फॉर यूज़ करते हैं। सो फॉर इज बेसिकली यूज टू से हाउ लॉन्ग अ पीरियड इज। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट रियली टायर्ड फॉर अ होल वीक नाउ। एक हफ्ते, एक हफ्ते को आप गिन सकते हैं, यू कैन काउंट इट। सो इसको फॉर 3 days भी हो सकता था, फॉर अ ईयर भी हो सकता था, फॉर अ होल वीक भी हो सकता था। उसके बाद सिंस है टू से व्हेन द पीरियड बिगैन। व्हेन वाली बात आपने सिंस के मामले में याद रखनी है, कब, जब।
जब वाली चीज़ जब आप याद रखेंगे तो फिर आपको सिंस का रूल भी याद रहेगा कि जब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था। जब का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वो पॉइंट जब से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ। We have lived in Oxford since 1992. So this is basically a year that is specified here. मजीद specifically अगर वो कहना चाहता तो वो ये भी कह सकता था We have lived in Oxford since October. We have lived in Oxford since last week. ठीक है, लास्ट वीक भी काफ़ी स्पेसिफिक है, आप तब भी सिंस यूज़ कर सकते हैं, सिंस जुलाई भी हो सकता है, और यहाँ पर एग्जैक्टली आप डेट, मंथ और ईयर भी दे सकते हैं। हाउ लॉन्ग, वी यूज हाउ लॉन्ग इन क्वेश्चन। जब आपने किसी चीज के बारे में पूछना हो कि कोई चीज कितने अरसे तक चली है तो फिर आप हाउ लॉन्ग नॉर्मली क्वेश्चंस में यूज करते हैं। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है वी यूज हाउ लॉन्ग इन क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग हैज विकी हैड दैट कैमरा। नाउ इफ यू लुक क्लोजली एट दैट एग्जाम्पल, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। सबसे पहले हाउ लॉन्ग नॉर्मली क्वेश्चंस में यूज होता है, और सेंटेंस और क्वेश्चन नॉर्मली शुरू ही हाउ लॉन्ग से होता है। बाकी जो क्वेश्चन फॉर्मेशन के रूल हैं प्रेजेंट परफेक्ट के मामले में वो वैसे ही चलेंगे, यानी कि फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से प्रेजेंट परफेक्ट में कोई क्वेश्चन बनाना है तो हाउ लॉन्ग को अगर निकाल के आप देखें तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर आपने सब्जेक्ट यूज किया, फिर आपने मेन वर्ब यूज किया, और फिर बाकी का आपने स्टेटमेंट यूज किया। अब अगर आपने हाउ लॉन्ग के साथ आपने क्वेश्चन पूछना है तो हाउ लॉन्ग किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हैज, फिर उसमें सब्जेक्ट आ रहा है विकी, और फिर मेन वर्ब आ रहा है हैड। अब यहाँ पर जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पोजेशन वाला वर्ब है, यानी कि ये विकी की पोजेशन दिखा रहा है कैमरे के मामले में। विकी एक कैमरा पोजेस करता है, तो बेसिकली हैड उस पोजेशन को शो कर रहा है, उस मिल्कियत को शो कर रहा है, जो कि वो कैमरा जो कि विकी की मिल्कियत में है। सो हाउ लॉन्ग हैज विकी हैड दैट कैमरा। अगर मैं इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा विकी हैड दैट कैमरा, Vicky has had that camera since 1992. विकी के पास वो कैमरा 1992 से है। विकी हैज हैड दैट कैमरा। सिंपल सेंटेंस में ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सवाल पूछ रहा है विकी के पास ये कैमरा कितने अरसे से है, हाउ लॉन्ग हैज विकी हैड दैट कैमरा। फिर हाउ लॉन्ग हैव ट्रेवर एंड लॉरा बिन मैरिड। सो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं ट्रेवर एंड लॉरा, इसीलिए हैव यूज हुआ। हाउ लॉन्ग हैव ट्रेवर एंड लॉरा बिन मैरिड। We can also use the present perfect with for and since when something has stopped happening. कोई एक्शन जो कि होना बंद हो गया हो तो उसके बारे में भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव का मतलब जिन सेंटेंसेस में नॉट आ रहा हो नॉर्मली वहां पर आप इस सेंस में यूज करते हैं। जैसे आई हैवंट सीन रेचल फॉर एजेस। एजेस को यानी कि मैंने रेचल को काफी अरसे से नहीं देखा है। ठीक है, जब आप नहीं का यूज करें इसका मतलब एक्शन होना बंद हो गया है। She hasn't visited us since July. मैंने जुलाई से उसने हमें विजिट नहीं किया है। Has not visited us since July. So जुलाई के बाद से कोई एक्शन जो है वो होना बंद हो गया है और अभी तक वो चीज ऐसे ही चल रही है। सो आई होप आप लोगों के लिए आज का लेक्चर जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, और आई होप आप लोग अपने तौर पर भी एफर्ट कर रहे होंगे। सेमेस्टर 1 की अपनी तैयारी साथ साथ रखें, क्योंकि जब डेट्स की अनाउंसमेंट होगी तो आपके पास शायद इतना टाइम ना हो। इन द मीन वाइल अपनी रिविजन जो है वो जारी रखें, और साथ साथ जो आपके लेक्चर्स डेली आप लोग ले रहे हैं इनकी एक्सरसाइजेस साथ साथ आप करते रहें। आंसर्स आपकी बुक की एंड पर मौजूद हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और this lecture is basically equivalent to the 3 credit hours because it covered 3 units. So I'll see you in the next lecture. Inshallah, take care. Allah Hafiz.